नमस्कार, मैं संतोष नादरगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ए नागराज जी का जीवन चरित्र। अभी हम 9वें पाठ की ओर बढ़ेंगे। निश्चित आचरण। बहुधा ऐसा देखा जाता है, जस्ट अ मिनट, हम हमारे मोबाइल को रीडिंग मोड में एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अभी रात के 11 बजे है। दिन भर हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली। तो अभी हम शुरू करेंगे निश्चित आचरण। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जब कभी घर में खोई हुई वस्तु को ढूंढते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि खोई हुई वस्तु तो मिलती है, साथ में कई आवश्यक वस्तुएं भी हाथ लग जाती है। कुछ ऐसे ही महाराज नागराज जी के साथ भी हुआ है। उन्हें स्वयं के प्रश्नों का उत्तर तो मिला, साथ में मानव का सार्वभौम निश्चित आचरण, मानवत्व, ब्रैकेट में लिखा है मानवत्व, मानव परिवार व्यवस्था तथा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहित अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था का स्वभाव भी स्पष्ट हो गया। अभी तक महाराज नागराज का अधिकतम समय ध्यान साधना के लिए समर्पित था। अब परिवार की आहार, आवास व अलंकार संबंधी आवश्यकताओं को सहअस्तित्व विधि से पूरा करना आरंभ किया, जो अंततः अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ता है। हम सभी को प्रातः महापुरुष अथवा गुरु कहलाए जाने वाले मानवों के जीने को देखने का अवसर मिलता है, और बहुधा हम पाते हैं कि दिन के तथा वर्ष के समय अनुसार उनका आचरण बदलता रहता है। कभी वे बहुत खुश नाचते गाते दिखते हैं तो कभी बहुत चुप, कभी किसी से बहुत प्यार से बात करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी क्रोधित, कभी बहुत उत्तेजित, तो कभी एकदम तटस्थ। कभी समाज या राजनीति के उद्धार की बात करते हैं तो कभी संसार को मोह माया बताकर त्यागने की। कभी सार्वजनिक जीवन जीते दिखाई पड़ते हैं तो कभी एकांतवास अथवा अज्ञातवास में चले जाते हैं। उनके बारे में कुछ भी निश्चित कहना बहुत कठिन है। लगभग सब कुछ मन पर निर्भर करता है, परंतु जो भी व्यक्ति बाबा जी के साथ जिए हैं तथा उनके संपर्क में आए हैं, वे कह सकते हैं कि उनके बारे में सब कुछ निश्चित है, यहाँ तक कि उनके ध्यानाकर्षण का तरीका भी, अर्थात डांटना। उनसे वार्तालाप करते हुए किसी जिज्ञासु के विचारों की प्रस्तुति में यदि तालमेल का अभाव दिखता तो तुरंत वह उसकी ओर तीव्र ध्वनि द्वारा ध्यान दिलाते, जो डांटने जैसा प्रतीत होता है। जैसा ऊपर ध्यानाकर्षण किया है, जागृत मानव का आचरण निश्चित होता है, जिसे सार्वभौम मानवीयतापूर्ण आचरण कह सकते हैं। उनके जीने में मानवीयता पूर्ण आचरण प्रमाणित हुआ है। यदि उनके संबंध एवं संपर्क में आए प्रत्येक मानव के साथ बाबा जी द्वारा किए व्यवहार का यहाँ वर्णन घटनाओं के रूप में किया जाता तो इस पुस्तक का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाएगा
और यह कार्य भी दीर्घकालीन हो जाएगा, परंतु उनके जीने में और सभी के साथ व्यवहार में जो एक निश्चित तरीका रहा है, उनके संक्षिप्त वर्णन से ही उनके आचरण की झलक हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। नंबर 1, शोधन के लिए उत्पादन के बारे में बहुधा लोगों ने उनसे यह कहते हुए सुना है कि शोधन के लिए उत्पादन के बारे में बहुधा लोगों ने उनसे यह कहते हुए सुना है कि वह इतने तरीके जानते हैं कि जितने लोगों से सर पर बाल। शोधन के लिए उत्पादन के बारे में बहुधा लोगों ने उनसे यह कहते सुना है। लोगों ने उनसे यह कहते सुना है। लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा सुना है कि वह इतने तरीके जानते हैं जितने लोगों के सर पर बाल। किसके तरीके? शोधन के लिए उत्पादन के बारे में। इसका कुछ प्रमाण वे युवा उम्र में कई हुनर सीखकर उत्पादन कार्य जैसे सिलाई, बढ़ईगिरी, गौपालन, कृषि, कुम्हारी, लोहारगिरी इत्यादि करते थे। अमरकंटक में उन्होंने प्रधानतः कृषि को शोधन का साधन बनाया। उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक स्वयं श्रम सहित प्राकृतिक बिना रसायन व कीटनाशक का प्रयोग के कृषि कार्य किया। इसके साथ वह आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के असाध्य रोगों को दूर करने का भी कार्य करते रहे। आरंभ में वह लोगों का उपचार कुछ जड़ी बूटियां देकर करते थे, परंतु बाद में आयुर्वेदिक औषधियों का भी उत्पादन करने लगे। उपकार। उनका हर अनुभूति, विचार, कार्य, व्यवहार, यहाँ तक कि श्वास लेना भी उपकार के लिए समर्पित देखने को मिलता है। 3 आयामों में उपकार को देखा जा सकता है। समझे हुए ब्रैकेट में लिखा है यथार्थता, वास्तविकता एवं सत्यता। समझे हुए को समझना, सीखे हुए को ब्रैकेट में लिखा है हुनर, सीखे हुए को सीखना तथा किए हुए कार्य। सीखे हुए हुनर को सीखना, समझे हुए सत्य को समझना और किए हुए कार्य को करना। इसमें भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हेतु स्वयं समकालीन परिस्थितियों में मानव में समझ के अभाव को देखते हुए समझना प्राथमिकता में आता है। आदरणीय बाबाजी समझाने, सिखाने व कराने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। आज तो जीवन विद्या शिविर एक 7 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें बंदिस्त दर्शन सह अस्तित्ववाद का प्राथमिक परिचय इसके अनुसार जीते हुए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज तो जीवन विद्या शिविर लेने वाले कई लोग हैं। आरंभ में
बाबा जी स्वयं शिविर लेते थे और ऐसा बताते हैं कि कई बार तो वह सवेरे जब पहला व्यक्ति जगता था तो चर्चा आरंभ करते थे और जब अंतिम व्यक्ति भी सो जाता था तब चर्चा बंद करते थे। समझाने के लिए वह बिना किसी भेदभाव के किसी को भी कहीं भी मिलने के लिए तत्पर रहते थे तथा शरीर के आराम की अधिक परवाह किए बिना पैदल चलकर, साइकिल पर, स्कूटर पर, बस में या रेलगाड़ी में चले जाते। जिसने जहाँ सोने के लिए बता दिया वहीं सो गए तथा जैसा खाना ब्रैकेट में लिखा है शुद्ध शाकाहारी दिया वैसा ही खा लिया। कभी भी रूप, धन, बल या पद, जाति, धर्म, मत या संप्रदाय के आधार पर लोगों के साथ अधिक या कम सम्मान के साथ प्रस्तुत नहीं हुए। देखा तो केवल व्यक्ति के समझने की प्यास व तैयारी। बच्चे, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, धनी तथा निर्धनी सभी के साथ एक समान प्रस्तुत हुए। समझाना एवं अध्ययन कराना व्यक्ति की पात्रता अनुसार रहता है। समझाना एवं अध्ययन कराना व्यक्ति की पात्रता अनुसार पात्रता अनुसार रहा। लोगों के रोग दूर करने में भी उन्हीं से प्रतिफल लिया जो देने में सक्षम होते। अमरकंटक के ग्रामवासियों से, अक्षम से, जिज्ञासुओं से तथा सामाजिक कार्य में लगे लोगों से कभी औषधियों का पैसा नहीं लिया। घर में जिज्ञासुओं व समाज सेवा करने वालों के लिए सदैव भोजन, औषधि व रहने की व्यवस्था रहती तथा उन्हें बहुधा वस्त्र व धन भी दे दिया करते। स्वधन में से परिवार की आवश्यकता से अधिक धन को पुस्तकों की छपाई, कई जिज्ञासुओं के परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति तथा अछोटी को लिखा है ब्रैकेट में रायपुर, मतलब रायपुर के नज़दीक रहेगा, तथा अछोटी में अध्ययन में लगे लोगों की व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार लगाते रहे। स्वयं या परिवार के उपयोग के लिए किसी से धन लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बिंदु पर यदि वार्तालाप होता तो कहते, एक पैसा भी हमारे चौके में नहीं आया। परिवार, अभी परिवार के बारे में जानेंगे। बाबा जी समाधि संयम के पश्चात आदर्शवादी या अध्यात्मवादी परंपरा अनुसार त्यागी या विरक्त नहीं बने और न ही धनाढ्यों द्वारा प्रदत्त अनुचित सुविधाओं से परिपूर्ण किसी आश्रम में रहे। बाबा जी समस्त धरती को ही अपना परिवार समझते हुए स्वयं के पुत्रवधू एवं पौत्र पौत्रियों के साथ परिवार व्यवस्था में जीते रहे हैं। घर में रहने वाले परिवारों के साथ साथ जिज्ञासुओं का रहना भी पारिवारिक सदस्यों की तरह ही बना रहता है। जिज्ञासुओं के लिए सदैव भोजन, औषधि व रहने की व्यवस्था रही है। न्यायपूर्वक विधि से
परिवार के सदस्यों के साथ जीते रहे हैं। सभी पारिवारिक सदस्यों को दर्शन समझने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, किंतु ऐसा तय नहीं किया कि पहले उनके परिवार के सदस्य ही समझ लें, तभी अन्य को समझाया जाए। जो भी मानव समझना चाहे, उसके लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं, चाहे फिर वह साथ रहने वाले परिवार का सदस्य हो या वृहद परिवार का। सबसे बड़े पुत्र श्री नरहरि ब्रैकेट में लिखा है, जिन्हें साधना से पहले अपने ससुर के पास भेज दिया था। ठीक है, ससुर के पास भेज दिया था साधना से पहले। सबसे बड़े पुत्र श्री नरहरि बेंगलुरु में रह रहे थे। घर में रहने वाले सदस्यों में बड़े पुत्र श्री मार्कंडेय जी ब्रैकेट में लिखा है दादा भाई, व उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी, पुत्री श्रुति शारदा अम्बाजी के ब्रैकेट में लिखा है, जिन्हें सभी अम्बा दीदी के रूप में जानते हैं। अभी लिखा है छोटे पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद जी ब्रैकेट में लिखा है मुन्ना भाई, व उनकी पत्नी श्रीमती पूजा जी। दादा भाई अमरकंटक नगर पंचायत में कार्य करते हैं तथा लक्ष्मी प्रसाद जी का अपना एक वर्कशॉप है, जिसमें वे लोह कार्य मतलब फैब्रिकेशन करते हैं। अम्बा जी ने संकल्प लिया कि वे बाबा जी की सेवा तथा दर्शन की स्थापना में इस शरीर यात्रा को अर्पित करेंगे। अम्बा जी कौन थे? अम्बा जी पुत्री श्रुति शारदा अम्बा जी, जिन्हें सभी अम्बा दीदी से नाम से पुत्री थी। ठीक है, अम्बा जी ने संकल्प लिया कि वे बाबा जी के सेवा तथा दर्शन की स्थापना में इस शरीर यात्रा को अर्पित करेंगे। अतः उन्होंने विवाह नहीं किया। सुश्री अम्बा जी बाबा जी की घोर सेवा के साथ साथ घर में जिज्ञासुओं के भोजन व रहने की व्यवस्था तथा बाबा जी के आयुर्वेदिक कार्य में भी सहयोग करती है। घर में सभी मिलकर, जिनमें घर की महिलाएं ब्रैकेट में लिखा है, जिनमें घर की महिलाएं तथा जिज्ञासु भी शामिल है। घर में सभी मिलकर रसोई घर व घर की अन्य व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं। अम्बा जी को स्मरण है कि जब वह तथा भाई छोटे थे तो पिताजी मतलब बाबा जी किस तरह कंधों पर बैठा कर पानी की धारा पार कराकर स्कूल छोड़ते थे, कृषि कार्य करते थे तथा दवाइयाँ बनाते थे। बाबा जी उन सब के साथ सुबह चाय पीते, दौड़कर खेलते, एक ही थाली में मिलकर खाना खा लेते। कभी कभी शाम को उन्हें गिनती व पहाड़ा काउंटिंग एंड टेबल्स भी सिखाते थे। सबके साथ मिलकर जंगल से लकड़ी लेकर आते तथा काटते, क्योंकि उन्हें जंगल में कार्य रहता ही था, तो जंगली जानवरों का डर उनके मन से निकालने के लिए कई बार बच्चों को जंगल में ले जाकर वे स्वयं छुप जाते थे। बाबा जी ने उनको मतलब ब्रैकेट में या किसी को भी कुछ करने के लिए
आदेश कराने के लिए आदेश नहीं दिया। अंबाजी ने विवाह के लिए मना किया तो कभी भी उन पर उनके लिए दबाव नहीं डाला। अध्ययन के लिए सदा प्रेरित करते रहे। सुनीता भाभी जब वधू रूप में घर में सन 1984 में आई तो उन्हें बाबा जी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वैसे भी उन्हें साधुओं और पंडितों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। परंतु जब बाबा जी को घर में आने वाले लोगों से बात करते हुए सुना तो न तो उन्हें वे साधु जैसे ही लगे और न ही पंडित जैसे। वे उन्हें दार्शनिक के रूप में स्वीकार कर पाई। जहाँ बाबा जी उन्हें विचारों में दार्शनिक दिखते हैं, व्यवहार में एक पिता। पूरे घर में तेजी से घूमते रहते थे और एक एक व्यक्ति व एक एक व्यवस्था का ध्यान रखते रहे। प्रारंभ में ससुर बहू के रिश्ते में सझिझकवश कुछ भी पूछने में डरती थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने बाबा जी से समझना शुरू किया। वह उन्हें भगवान की तरह मानती है। कौन? बाबा जी की बहू। तथा शिविर कर अध्ययन में रत है। जहाँ नवेली दुल्हन के रूप में 1985 में समझ नहीं पाई थी कि उन्हें अधिक प्यार के कारण या फिर अन्य कारण से घर का कोई कार्य कराया नहीं जाता था, आज घर की व्यवस्था में महत्वपूर्ण निभाती है। पूजा भाभी के पिताजी जब अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर बाबा जी के परिवार से सन 1991 की शुरुआत में मिले तो घर में सबसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर में धान की बोरियां देखकर एक किसान परिवार जैसा लगा। तुरंत ही निर्णय लिया और इस तरह पूजा भाभी जुलाई 1991 में छोटी बहू के रूप में आ गई। यहाँ आकर ही उन्हें बाबा जी की विद्वता के बारे में पता लगा। बाबा जी उन्हें कभी एक परंपरागत ससुर की तरह नहीं लगे। वह शुरू से ही उन्हें बात कर पाती थी और आज तक कभी किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई। उनकी यह इच्छा है कि वह भी बाबा जी की तरह जी पाए, जिस तरह उन्होंने परिवार वालों के साथ साथ अन्य आए हुए लोगों के साथ मधुर संबंध के साथ जिए हैं, वे इस तरह के जीने को बनाकर रख पाए। वह भी घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ शिविर कर चुकी है तथा अध्ययन की ओर ध्यान दे रही है। श्री मार्कंडेय जी बाबा जी को अपने पिता के रूप में पाकर अपने जीवन को सार्थक व धन्य मानते हैं तथा उन्हें अपने गुरु के रूप में देखते हैं। परिवार में परंपरा है कि सभी को श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी द्वारा दीक्षा दी जाती है, परंतु किसी कारणवश शंकराचार्य जी से दीक्षा संभव न होने की स्थिति में पिताजी से ही दीक्षा ली जाती है। बचपन में उन्होंने बाबा जी की समाधि की स्थिति को इस तरह से देखा। बचपन में उन्होंने बाबा जी की समाधि की स्थिति को इस तरह से देखा कि जब बाबा जी ध्यान की स्थिति में होते
तो उन्हें स्वयं के शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। अब वह यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि जहाँ बाबा जी के ज्ञान को समझने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं उन्होंने एक परिवार के अन्य सदस्यों ने गहराई में जाकर दर्शन का अध्ययन नहीं कर पाए, तथापि उन्होंने बाबा जी से बहुत कुछ सीखा है। सबसे प्रमुख सीख है कि यदि कोई समस्या है तो उनका निदान भी है। अतः उन्हें कभी जीवन में कोई समस्या नहीं दिखती है जिसे वह बाबा जी की कृपा समझते हैं। अब वह मन बना रहे हैं कि 2015 से समझने में जुटना है तथा इस दर्शन के लोकव्यापीकरण में भागीदारी निभानी है। श्री लक्ष्मी प्रसाद जी मतलब मुन्ना भाई, बाबा जी को छोटा लड़का शायद बाबा जी को एक योगी की तरह समझते हैं। उन्होंने बाबा जी को कभी भी समय बर्बाद करते नहीं देखा। बाबा जी के साधना काल में मुन्ना भाई 5-6 वर्ष के रहे होंगे। तब वह देखते हैं कि रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बाबा जी साधना में रहते तथा दिन में उत्पादन कार्य करते। उनके साथ वह भाई बहनों के साथ खेलते, कुछ लिखते तथा कुछ समय के लिए सोते थे। उन्हें लगता है कि बाबा जी बच्चों को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा जी को कभी भी बच्चों को डांटते नहीं देखा। उन्होंने बाबा जी को हमेशा खुश देखा है तथा उनसे कुछ प्रमुख बातें सीखी हैं। उन्होंने बाबा जी को हमेशा खुश देखा है तथा उनसे प्रमुख बातें सीखी है। नंबर 1, यदि बच्चा गलती कर रहा है तो हम उसे समझाने में असमर्थ है। बच्चा असमर्थ नहीं है, हमारी असमर्थता वहाँ पे प्रकटीकरण होती है। बच्चे की गलती मतलब श्रम से उत्पादन करो, उपभोग करो तथा दूसरों को भी बचा कर दो। बाबा जी से उन्होंने खेती करना भी सीखा है। आजकल भी खूब श्रम करते हैं तथा खुश रहते हैं, संयमित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनकी योजना है कि 60 वर्ष की आयु में अध्ययन प्रारंभ करें। श्री साधन भाई जी पहली बार बाबा जी से मिले तो उन्हें इस बात से काफ़ी दुख हुआ कि उन्हें बाबा जी की बात समझ क्यों नहीं आ रही। अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब बाबा जी ने उनके निवेदन करने मात्र से ही अगला शिविर तय कर दिया। दर्शन को समझने के लिए वह बाबा जी के पास आरंभ में 6 महीने के लिए गए और फिर दीर्घ काल तक रह गए तथा अभी तक अपनी पत्नी एवं बिटिया सहित साथ ही रह रहे हैं। यहाँ परिवार की व्यवस्था, आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्यभार तथा आने वाले जिज्ञासुओं की जिम्मेदारी में भूमिका निभाते हुए अध्ययन में ईमानदारी से रत है। वह बाबा जी को बहुत अन्य जिज्ञासुओं की तरह एक दिव्य मानव के रूप में देखते हैं। महिमा भाभी भी अन्य कन्याओं की तरह विवाह पश्चात अपने माता पिता का घर त्याग कर पति के घर
शेष जीवन बिताने को तैयार थी, परंतु यहाँ तो पति का भी अपने तथाकथित परिवार वालों से दूर अपने गुरुजी के घर में रहना हो रहा था। यद्यपि विवाह तय होने की प्रक्रिया में साधन भाई के परिवार वालों के साथ साथ अम्बा दीदी से भी मिलना रहा। साधन भाई ब्रैकेट में लिखा है, साधन भाई से तो विवाह के पश्चात ही मिलना हुआ, पहले केवल दूरभाष से ही बात हुई। तथापि पुत्रवधू के रूप में मिले अमरकंटक आने में कुछ आशंका तो थी, परंतु अमरकंटक परिवार में आने के पश्चात न केवल समस्त आशंकाएं दूर हुई, बल्कि उन्हें हमेशा ऐसा ही लगा कि वह घर की और पुत्रवधुओं की तरह ही एक पुत्रवधू है। बाबा जी को एक दिव्य दृष्टि युक्त मानव, आयुर्वेद में पारंगत चिकित्सक तथा ज्ञानी पुरुष के रूप में देखा है। अम्बा दीदी के साथ घर में भागीदारी निभाते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली समझती है। परिवार के सदस्यों की तरह किसी को भी परिवार में कुछ ही समय रहने से बाबा जी का चारों आयामों अनुभव, विचार, व्यवहार व कार्य तथा 5 स्थितियों स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतरराष्ट्र में जीने का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है तथा वह एक साथ ज्ञानी, गुरु, परिवार, मानव, समाज, मानव तथा व्यवस्था में रूप में दिखते हैं। इसके बाद समाजीकरण, लोकव्यापीकरण अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं